वेलकम बैक टू जैस अकेडमी। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। ये वर्णमाला की सेकंड क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ी है, एक बार वो लोग फर्स्ट क्लास को पढ़ लें ताकि ये सेकंड क्लास आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि इसमें अन्य लोग भी जुड़ सकें। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो हमारी क्लास किसी रहेगी वर्णमाला। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित श्रृंखला। क्या होता है? व्यवस्थित श्रृंखला। ठीक है, इतनी बार क्लियर होगी। अगर कहीं पर पूछ दिया जाए जो हमारी वर्णमाला यानी वर्णों की माला, अब कहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इस हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण या अक्षर। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहीं पर पूछा जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसकी? मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। किसकी? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, यानी जिसको हम मुख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आई? सबसे पहले आई ध्वनि। जब हमने ध्वनि को साक्ष्यों के द्वारा दूसरे को दिखाने का प्रयत्न किया, किस चिन्हों के द्वारा हमने किसी अन्य को समझाने का प्रयत्न किया, तब क्या लिया? जब हमने जो चिन्ह प्रयोग किए उन्हीं को क्या बोला? वर्ड। क्या बोला? वर्ड। क्लियर हो गई इतनी बात? वर्ड या अक्षर। अब यहीं पर प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जो हमारी हिंदी भाषा है ये किस लिपि से ली गई है? तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है? बहुत अच्छे। चलिए देखिए क्या हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगी देवनागरी, यानी देवों की भाषा। देवनागरी। क्लियर हो गई? ये देवनागरी किस भाषा से ली गई? तो ये ली गई संस्कृति। संस्कृत कैसी भाषा है? वह देवों की भाषा है, इसीलिए ये क्या है? देवनागरी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए जो ये हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ड। अब पूछा जाए कि जो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, लिपि को हम क्या कहते हैं? जो चिन्ह होते हैं यानी जो वर्ड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जिन चिन्हों के द्वारा किसी बात को दर्शाया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? लिपि।
जो हमारे जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लिपि बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। देखिए अब यहीं पर पूछा जाए कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो वर्णमाला की परिभाषा बनती है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। किसका? वर्णों का व्यवस्थित समूह, ना कि शब्दों का। वर्णों का व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। नोट कर लीजिएगा परिभाषा। क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? व्यवस्थित समूह या वर्ण, सॉरी व्यवस्थित समूह या क्रम, व्यवस्थित क्रम या समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्लियर हो गई? क्या है परिभाषा? कि वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। देखिएगा अगर यहीं पर हम जैसे आपको समझाने के लिए बताएं, जैसे हमने इसमें लिखा लघु का, आ, दीर्घ, ई, सा, हा, गिया। ये बताइए आप लोग, क्या ये व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है? तो ये क्रमबद्ध नहीं है तो ये क्या वर्णमाला बन जाएगी? जब कोई माला बनाते हैं तो फूलों को क्या करते हैं? फूलों को क्रमबद्ध पिरोते हैं धागा में, तभी हमारी क्या बनती है? माला बनती है। उसी प्रकार इसको भी देखिए, जब हम क्रमबद्ध लिखते हैं जैसे लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, तो ये सब अब ये हमारी क्या बनेगी? वर्णमाला। यानी ये क्रम से लिखी और व्यवस्थित रूप से लिखी गई। ये वर्ण तो है जो हमारी ये लिखी है, का, आ, लघु आ, दीर्घ आ, सा, हा, ज्ञा, ये वर्ण है, ये समूह है, लेकिन कैसा नहीं है? क्रमबद्ध नहीं है और व्यवस्थित नहीं है। ठीक है? तो अगर कहीं पर मिल जाए, जैसे यहाँ प्रश्न पूछा जाए कि वर्णों, यहीं पे पूछा जाए कि हिंदी बाकी वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? किसकी? वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? ऑप्शन में मिल जाए क्रमबद्ध समूह, कहीं व्यवस्थित समूह, या वर्णों का समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध समूह, ना कि वर्णों का समूह। वर्णों का अगर समूह होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर्णों का क्रमबद्ध समूह हमारे क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। देखिएगा वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। हालांकि कल हम इसको फर्स्ट क्लास में क्लियर करा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। क्या वर्णमाला के प्रकार? वर्णमाला के प्रकार, जो हमारी वर्णमाला है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? जो हमारी हिंदी वर्णमाला है इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, क्या है?
स्वर, व्यंजन और विलोप्त। क्लियर हो गई इतनी बात? तो वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्णमाला के 3 प्रकार होते हैं। तो इसमें दूसरा, पहला क्या है? स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा हो जाएगा इसी में अयोगवा। क्या हो जाएगा? अयोगवा। अयोगवा। क्लियर हो गए? इसमें पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से होते हैं देखिएगा? जो हमारे स्वरों के साथ जुड़े होते हैं, अंग और आहार। ये क्या है? यही 2 वर्ण हमारे क्या है? अयोगवा है। आहार, ठीक है। जो ये है अंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुस्वार। ठीक है। इसमें जो ये दिया गया आहा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्लियर हो गई? तो चलिए, तो हम लोग जानेंगे क्या स्वर, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वर होता क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जो हमारे स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? सभी लोग एक बार कमेंट करें। बहुत अच्छे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? स्वर होती क्या है, कि जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। कैसे? जो स्वतंत्र रूप से, जिनमें किसी अन्य का प्रयोग नहीं किया गया है, जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब समझ रहे हैं? मूल यानी अकेले, जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो क्या होता है? स्वतंत्र। ठीक है। क्या है कि जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और देखिए, स्वर की संख्या होती कितनी है? बहुत अच्छे। चलिए देखिए, स्वर की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें जो स्वर के प्रकार हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर को कितने प्रकारों में बांटा गया है, या यहाँ पर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के प्रकार, तो देखिएगा, जो हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी में जो वर्णमाला है, इसमें जो स्वर है इनके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, इसमें जो पहला होगा, स्वर का पहला प्रकार हो जाएगा मूल या लघु या दीर्घ, सॉरी इसमें नहीं आएगा, लघु ह्रस्व। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा प्रकार बनेगा इसमें दीर्घ या संधि स्वर, यानी संयुक्त स्वर। और तीसरा प्रकार बनेगा इसमें विलुप्त स्वर या विलुप्त स्वर। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलिए अब देखिएगा, जो हमारे इसमें मूल स्वर होते हैं ये कितने होते हैं। ठीक है।
तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, क्या उत्पत्ति के आधार पर स्वर की प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर स्वर की प्रकार। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था जो उत्पत्ति के आधार पर स्वर हैं, इनके मुख्य कितने प्रकार हैं, तो इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने प्रकारों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से अभी हमने आप लोगों को बताया था। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा, ह्रस्व या लघु या इनको बोल सकते हैं मूल स्वर। ठीक है, और दूसरा कौन था, दूसरा था इसमें दीर्घ या संधि स्वर, इन्हीं को और क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। ठीक है, और तीसरा कौन था, तीसरा था हमारा इसमें विलुप्त स्वर। ठीक है, क्लियर हो गई थी बात। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारे 11 स्वर हैं वो हैं कौन कौन से। ठीक है, तो देखिएगा, लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, रि, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए क्या इनकी संख्या 11 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा के वर्णमाला में स्वर की मुख्यतः 11 होते हैं। कितने होते हैं, मुख्य रूप से स्वर 11 होते हैं। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ह्रस्व स्वर है वो कौन कौन से हैं, यानी जो हमारे मूल रूप से स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, यहीं क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्या जो इसमें ह्रस्व स्वर है कौन कौन से होंगे, लघु यानी जो छोटे होते हैं, जैसे छोटे क्लास में पढ़ते थे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसी प्रकार का जो इसमें लघु वर्ण होंगे वो किसके अंतर्गत जाएंगे, वो हमारे जाएंगे लघु यानी ह्रस्व यानी मूल स्वर के अंतर्गत। इसीलिए इनको बोला गया है लघु स्वर यानी छोटे स्वर, छोटे अक्षर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे सभी लोग देखिएगा, अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा लघु आ, लघु ई, लघु उ और रि भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब पूछा जाए, कई बार प्रश्न पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर इसमें जो लघु स्वर है इसकी मुख्यतः कितनी संख्या होती है, तो देख लीजिएगा जो हमारे लघु स्वर हैं इनकी मुख्यतः कितनी संख्या है, इनकी 4। कितने वर्ड है इसमें, 4, 1 2 3 4। क्लियर हो गई। अब देखिएगा इसमें जो दीर्घ स्वर यानी संधि स्वर या संयुक्त स्वर बोल सकते हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है कि दीर्घ स्वरों की कितनी संख्या है, तो वर्णमाला में जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी मुख्यतः कितनी संख्या होती है, 7 संख्या होती है। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, इसमें दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें दीर्घ
स्वर की कितनी संख्या है? दीर्घ स्वर 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी कितनी संख्या होती है? 7 होती है। ठीक है, इसमें जो दीर्घ स्वर है इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? अब देखिएगा, इसमें जो 7 हैं इनको 2 भागों में बांटा है। इसमें जो 7 स्वर हैं, जो 7 वर्ड हैं, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? देखिएगा, क्या दीर्घ स्वर 2 भागों में बांटा गया है? कौन कौन से हैं? देखिएगा, इसमें पहला तो हो जाएगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और दूसरा हो जाएगा संयुक्त स्वर यानी संधि स्वर, संधि स्वर। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिएगा, इसमें दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और संधि स्वर यानी संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संधि स्वर या संयुक्त स्वर। ठीक है, अब देखिए, हम आप लोगों को एक प्रश्न दे रही हूं, आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, कि निम्न में से, प्रश्न है हमारा इसमें, निम्न में से संयुक्त स्वर को छांटिए। ऑप्शन ए है आ, दीर्घ आ। ऑप्शन बी है ए। ऑप्शन सी है उ। ऑप्शन सी क्या है? उ। और ऑप्शन बी है दीर्घ। तो इसमें आप लोग क्लियर कीजिएगा, निम्न में से संयुक्त स्वर क्या होगा? सभी लोग आंसर दें इसका। देखें आप लोगों को कितना क्लियर हुआ है। हालांकि आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे तो आप लोगों को आता नहीं होगा, तो बताइएगा, फिर इसको हम बताएंगे, अच्छे से आप लोगों को क्लियर भी कराया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, क्लियर कराने के लिए हम है ना। ठीक है, तो सभी ने आंसर किया, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों के आंसर आए, क्या है? इसमें जो संयुक्त स्वर होगा वो हो जाएगा ए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए, इसमें ए जो है संयुक्त स्वर है किस प्रकार, तो आइए इसमें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें जो मुख्य दीर्घ स्वर हैं इन सातों में कौन कौन से हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर देखिए, इसमें देखिए लघु दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। ये क्या है? ये हमारे हैं दीर्घ स्वर। क्लियर हो गई? अब पूछा है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। लघु आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। कितने हो गए? टोटल 3। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब देखिएगा, अब इसको समझिएगा, जो संधि स्वर है, जो हमारे संयुक्त स्वर हैं, ये कौन कौन से होते हैं और ये किन वर्णों के, किन स्वरों के मेल से बनाए जाते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब क्या है? संयुक्त का मतलब क्या है? किन्हीं अन्य वर्णों को जोड़कर बनाया, किसी चीज को जोड़कर बनाया जाए, क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। किसी अन्य के साथ, संधि का मतलब वही होता है किसी अन्य को जोड़ा जाए। देखिए, जब पहले राजाओं में लड़ाई हुआ करती थी, युद्ध हुआ करता था, तो उस समय क्या, जब युद्ध समाप्त हो जाता था, ठीक है, जब उनको कहीं रिलेशन बनाना होता था तो उनमें क्या करनी पड़ती थी, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग सबसे पहले संधि करते थे, यानी कि आपस में मिल जाते थे। ठीक है, तो देखिएगा, जो हमारे संधि स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ और आओ।
और इसकी मुख्य संख्या कितनी है संधि स्वर की? तो संधि स्वर मुख्य रूप से कितने हैं? 4। क्लियर हो गए? तो संधि स्वर कितने हैं? 4 हैं। अब ये किन शब्दों के यानी किन वर्णों के मेल से बनाए गए हैं? तो अब आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो हमारे संधि स्वर है, जो ए है, ये किसके मेल से बना है? सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। क्या? ए बनेगा लघु आ प्लस लघु ई। क्या बनेगा? तो इससे बन जाएगा ए, ठीक है। अभी आय है, आय किन वर्णों के मेल से बना है? तो देखिएगा इसमें लघु ई और ए क्या बन गया? हमारा बन गया आय, ठीक है। अब बात आती ओ में कौन कौन से स्वर सम्मिलित हुए हैं? तो ओ में जो स्वर सम्मिलित हुए उनके भी देखिएगा, इसमें लघु आ और लघु ऊ क्या बन गया? हमारा बन गया ओ। क्लियर हो गई इतनी बात? अब क्या बचा? औ। औ किन स्वरों के मेल से बनेगा इसको भी देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या होगा? लघु ऊ होगा प्लस ओ होगा। अब क्या बन जाएगा? तो ये हमारा बन जाएगा औ। समझ गए संयुक्त स्वर कौन होते हैं और किन स्वरों के मेल से बनाए जाते हैं? क्लियर हो गई? चलिए, तो इसमें आप लोग बताएंगे इसमें दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और लघु स्वर कौन कौन से हैं। सॉरी, दीर्घ स्वर और लघु स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आ, ई, उ और री ये क्या है? ये हमारे हैं लघु स्वर या इनको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो इसमें है दीर्घ आ, ई, उ ये क्या है? ये हमारे हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी इनको बोलते हैं। क्या? गुरु स्वर। इनको लघु बोलते हैं, इनको गुरु बोलते हैं, ठीक है। लघु मतलब होता है छोटा और गुरु मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अब इसमें बात आती है संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त स्वर होते हैं ए, आई, ओ, औ। क्लियर हो गए? ये हमारे हैं संयुक्त स्वर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत अच्छे। चलिए देखिए अब इसमें जो हमारा बचा है विलुप्त स्वर। दीर्घ स्वर भी हमने आपको क्लियर करा दिया। क्या बचा इसमें? विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं ये नोट कर लिया सभी ने? बहुत अच्छे। चलिए देखिएगा हम लोग जानेंगे जो विलुप्त स्वर है वो कौन कौन से होते हैं। क्या विलुप्त स्वर? विलुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने लिखा क्या राम या फिर ओम, ये क्या है? ये हमारा है विलुप्त स्वर। अब देखिए इसमें जो लघु स्वर या दीर्घ स्वर या विलुप्त स्वर है इनकी परिभाषा क्या होती है। हालांकि कहीं पूछी नहीं जाती, अगर कहीं पूछ दी जाए तो हम क्या कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हें हम लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय यानी कि बोलते समय सबसे कम समय लगता है या कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। क्लियर हो गई? अब दीर्घ स्वर क्या है? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय लघु स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है। क्या? लघु स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है तो वह क्या होते हैं?
दीर्घ स्वर होते हैं। अब विलुप्त स्वर क्या होते हैं? विलुप्त स्वर होते हैं जो उसमें उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से या संयुक्त स्वर से या संधि स्वर से दूना समय लगता है। कितना? दूना समय लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? विलुप्त कहते हैं। तभी क्या होता है, अगर इसमें जिसमें क्या था आ, ही, उ, अब इनको बोल के देखेंगे, ये क्या है? लघु वाले में जैसे आ, ई, उ, ये क्या है? मैं बोलने में थोड़ा कम समय लगा। ये बोल के देखिए, आ, ई, उ, ये जल्दी बोल दी। अब देखिए दीर्घ में बोलेंगे क्या? आ, ई, उ, इससे थोड़ा अधिक समय लगा। लघु स्वर से दीर्घ स्वर में थोड़ा अधिक समय लगा। और जब विलुप्त स्वर का उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे? जैसे हमने बोला क्या? राम, तो इसमें दीर्घ स्वर से भी दूना समय लगा इसका उच्चारण करते समय। जैसे हमने लिखा क्या? बोला ओम, इसमें भी क्या अधिक समय लगा? क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, उच्चारण के आधार पर स्वर की प्रकार। ये उत्पत्ति के आधार पर स्वर थे, क्लियर हो गए? अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? क्या उच्चारण के आधार पर दूसरा प्रकार है वर्णमाला स्वर का, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? उच्चारण के आधार पर भी स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है जीवा के आधार पर स्वर। क्या? एक होता है हमारा जीवा के आधार पर स्वर, दूसरा होता है मुख आकृति के आधार पर स्वर, और तीसरा होता है उच्च आकृति के आधार पर स्वर। यानी इसका उच्चारण करते समय कौन से वर्ड कहां से निकलते हैं। ठीक है, यानी उच्चारण करते समय इन वर्डों की उत्पत्ति कहां से होती है। ठीक है, तो इसमें पहला नोट कीजिएगा। पहला क्या हमारा इसमें? पहला है जिह्वा के आधार पर स्वर। क्या है? जिह्वा के आधार पर स्वर। और दूसरा है इसमें मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख से उच्चारण करते समय स्वर। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर स्वर। और इसमें तीसरा है ओरसा आकृति के आधार पर स्वर। ओरसा, ओष्ठा यानी ओठों के द्वारा उच्चारण होता है। ओष्ठा कृति के आधार पर स्वर। ठीक है, क्लियर हो गए? उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है जिह्वा के आधार पर स्वर, दूसरा है मुखाकृति के आधार पर स्वर, और तीसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए हम लोग बात करेंगे इसमें जिह्वा के आधार
आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? किसके आधार पर? जो हमारे जो जीभ के द्वारा जो जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर। ठीक है, क्या नोट कर लीजिएगा एक लाइन कि जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण जीभ से किया जाता है क्या होते हैं? वही होते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर। तो देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर के 3 प्रकार हैं। अब देखिएगा, समझिएगा कौन कौन से होते हैं। क्या पॉइंट बनेगा? जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर देखा जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो समझिएगा, इसमें जो पहला होगा हमारा वो होगा अग्र स्वर। जो जिह्वा के आधार पर पहला प्रकार बनेगा वो बनेगा अग्र स्वर। अग्र स्वर। और दूसरा बनेगा मध्य स्वर। और तीसरा बनेगा हमारा पश्च स्वर। क्या? पश्च स्वर। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा, इसमें जो अग्र स्वर है ये क्या होते हैं? जो मध्य स्वर होते हैं ये क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं ये क्या होते हैं? तो समझिएगा, इसमें जो अग्र स्वर है यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे वाले हिस्से से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से होता हो उसे हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। यानी जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा क्या है अग्र स्वर। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं ये तो आप लोग जान गए। अग्र स्वर होते क्या है? यानी जिन वर्णों का उच्चारण या जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के या जिह्वा के आगे वाले भाग से होता है उन्हें हम कहते हैं अग्र स्वर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं? लघु ई, दीर्घ ई, ए, ऐ। अब आप लोग उच्चारण करके देखिएगा, खुद बोल के देखिएगा। क्या? ई। ये लगता है ई यहीं से निकल के आई। नहीं, बोल के देखिएगा, करके देखिए उच्चारण। अच्छा, हमारे साथ बोलिए ई, ई, ए, ऐ। ये क्या लगता है? ये जो वर्ड है, ये जो स्वर है जीभ के यहीं से निकल के आ रहे हैं। इन पे कतई प्रेशर नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल स्लो में निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे, तो यही हमारे हैं अग्र स्वर। कौन कौन से हैं? लघु ई, दीर्घ ई, ए, ऐ। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 4। क्लियर हो गई? अब समझिएगा मध्य स्वर। मध्य स्वर में तो बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर होते क्या है? यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का बीच वाला हिस्सा स्पर्श होता हो या जीभ के बीच वाले हिस्से से वर्ड निकलता हो, उसकी उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर। ठीक है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करें या जिन वर्णों की उत्पत्ति जीभ के मध्य भाग से होती है
उसे हम क्या कहते हैं, या उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग स्पर्श होता है उसे हम कहते हैं मध्य स्वर। ठीक है, तो मध्य स्वर होता कौन है? इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही होता है, वो होता है लघु आ। मध्य स्वर क्या होता है? तो मध्य स्वर होता है लघु आ। उच्चारण करके देखिएगा, आ। क्या है? आ। ये लगता बीच से निकल के आया। बोल के देखो, अगर आप लोग इसका उच्चारण करते चलेंगे साथ साथ तो आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी और याद भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब बात आती है पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा पीछे वाला भाग स्पर्श होता है या पीछे वाले भाग से निकलते हैं तो उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। क्या कहते हैं? पश्च स्वर। अब देखिए, ऐसे जो पश्च स्वर हैं वो होते कौन कौन से हैं? क्या जो उसमें जो पश्च स्वर हैं होते कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, दीर्घ आ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और आओ। अब इनका उच्चारण करके देखिएगा, हमारे साथ कीजिएगा। जैसे बोलो आ, ये कहां से निकल रहा? ये लगता है गर्दन से आ, यानी पीछे से आ, ओ, ओ, आओ। ये बिल्कुल पीछे से इनका उच्चारण। ठीक है, क्लियर हो गए? अग्रस्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर हो गए? नोट कर लिया सभी ने? तो चलिए अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, मुख आकृति के आधार पर स्वर। जीवा के आधार पर स्वर क्लियर हो गए हैं। अब दूसरा पॉइंट बनाइएगा, मुख आकृति के आधार पर स्वर। क्या है? मुख आकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति मुखाकृति के आधार पर स्वर। डाली सभी ने? क्या है? मुख आकृति के आधार पर स्वर। अब हम लोग समझे मुख आकृति क्या, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का प्रयोग किया, यानी मुख की आकृति किस प्रकार की बनेगी, तो क्या होते हैं हमारे मुखाकृति स्वर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें मुखाकृति स्वर है, ये कौन कौन से हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कैसे मुखाकृति के प्रकार क्या होते हैं आप लोग ये तो समझ गए होंगे मुखाकृति होता क्या है। इसके वर्ड को बोलने में ही क्लियर हो रहे हैं। मुखा आकृति यानी मुख की आकृति किस प्रकार की बनती है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो मुखा आकृति के आधार पर स्वर हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के।